जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले चैनल पर। और आप लोगों को यहाँ आज उपस्थित सामने जो मैं अभी आया हूँ वो इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को हिंदी भाषा का जो आपका सिलेबस है वर्ग 3 के लिए उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ मेरी नोट्स वगैरह के माध्यम से। मैं आपको आज चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक में दिया क्या क्या है। भाषाई समझ और अवबोध के लिए जो कि एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा। इस अपठित गद्यांश और पद्यांश में प्रश्न अलग अलग होंगे। हो सकता है कि 2 या 3 प्रश्न दे या 4 प्रश्न दे और बाकी जो आपके प्रश्न आएंगे मतलब 15 अंक के यहाँ से आएंगे आपको भाषाई अवबोध और समझ से, और 15 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र मतलब हिंदी का पेडागॉजी। याद रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, हिंदी का पेडागॉजी। और 15 प्रश्न आपके आएंगे जो कि व्याकरण से संबंधित होंगे किंतु सीधे सीधे नहीं होंगे। तो फिर कैसा होगा, तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से, ठीक है, जिसमें आपको हो सकता है व्याकरण में वो उपसर्ग भी पूछ ले, प्रत्यय भी पूछ ले, विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, कुछ व्याकरण से जुड़े हुए चीजें पूछे। हो सकता है एकार्थी पूछ ले, अनेकार्थी पूछ ले, ये सब चीजें होगी। अब अगर मैं भाषाई विकास के शिक्षा शास्त्र की बात करूं तो शिक्षा शास्त्र में देखिए पाठ्यक्रम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि पाठ्यक्रम में भाषाई विकास के शिक्षा शास्त्र जो है जिसको हिंदी का पेडागॉजी कहते हैं में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपके पास भाषा सीखना और ग्रहणशीलता मतलब इसके कुछ सिद्धांत वगैरह होते हैं, उसके साथ साथ में हम भाषा कैसे सीखते हैं, ग्रहणशीलता के लिए क्या नियम है, ये बोला गया है कि भाषा अर्जित है या हम लोग जन्मजात हमें मिलती है, ये सब चीजें इसमें होती हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी दिए गए हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, चॉम्स्की का सिद्धांत है और भी सिद्धांत है इसमें मिलेंगे आप लोगों को, है ना। वाव सिद्धांत है, लाला सिद्धांत है, टाटा सिद्धांत, ढेर सारे सिद्धांत है, टेट है ना, ये सिद्धांत देखने को मिलेंगे। भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये 8 यूनिट तो दी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूनिट तो दी है, पर इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी मजेदार है, सीखने लायक है। इसका प्रमाण मैं आप लोगों को कहा दूंगा, अभी तो आप लोग जैसे ही वीडियो को देखते जाएंगे तो वहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तर के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता, मौखिक भाषा और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं मेरी नोट्स से आपको व्याकरण के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं कि व्याकरण की भूमिका क्या होती है भाषा सीखने और लिखने में। भाषा के 4 कौशल होते हैं, इन चारों कौशलों को लेकर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पहला कौशल कौन सा होता है, लिखना पढ़ना बोलना होता है या पढ़ना लिखना बोलना होता है या सुनना लिखना बोलना होता है या बोलना लिखना सुनना होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी पूछेगा कि व्याकरण पर आधारित या अभिव्यक्ति पर आधारित कौन से होते हैं, है ना, और मौखिक रूप पर कौन से होते हैं, ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य सामग्री वगैरह, ये इसमें श्रव्य दृश्य ये सब सामग्री आती है, और पुनः शिक्षण। ये कुल मिलाकर जो 8 आपके पास में यूनिट दी है, इन 8 से 15 क्वेश्चन आना है। मतलब अगर मैं एक एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन भी पकड़ूं तो 8 दूना 16 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ 15 क्वेश्चन है तो हो सकता है किसी से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कम ज्यादा हो सकते हैं, पर क्वेश्चन इनसे आते हैं। और ये बात मैं आपको अभी यहाँ पर प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, और ये बात प्रूफ होगी अपनी कैसे, तो ये बात आपकी प्रूफ होगी यहाँ क्वेश्चन देखने के बाद। उससे पहले मैं आपको व्याकरण के संबंध में बता दूं, हालांकि मैंने पूरी नोट्स नहीं रखी है मेरी, बस थोड़ी सी आज आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए व्याकरण की कुछ शिक्षण विधियां होती है, वो शिक्षण टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि टाइपिंग भी खुद ही करता हूँ तो थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं कई बार, है ना। इतना पारंगत नहीं हूँ मैं चीज़ों में अभी, पर सीख रहा हूँ, हो जाएगा धीरे धीरे। व्याकरण शिक्षण विधियां में देखिए तो कुछ प्राचीन विधियां होती हैं और कुछ आधुनिक विधियां होती हैं। परायण विधि है, व्याख्या विधि है, सूत्र विधि है, अव्याकृत विधि है,
आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है, औपचारिक विधि है, समवाय विधि है और व्याकरण अनुवाद विधि है, जिसको भंडारकर विधि कहते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये कौन कौन सी विधियां होती है, जब ये विस्तार से मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि व्याकरण की कुछ शिक्षण विधियां होती हैं, और जब व्याकरण को पढ़ाना शुरू करूंगा, भाषा शिक्षण का व्याकरण, तो वहां से बहुत सारे नियम कायदे बाहर निकल कर आने वाले हैं, और पूरी डिटेल किसने क्या कथन कहा है, क्या विचार रखे हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको कुछ अब क्वेश्चनों के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले जो हमारी पहली विधि थी, प्राचीन विधि, उसमें परायण विधि का पहला प्रश्न तो यही आता है कि इसका प्रयोग किसने किया था। तो महर्षि पाणिनि ने किया था, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं संस्कृत के, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, संस्कृत के। इस विधि में नियमों को रटना तथा बार बार आवृत्ति करना होता है। रटना का मतलब ये होता है कि प्राचीन समय में अगर आप लोग देखें तो जब शिक्षा ग्रहण करते थे छात्र छात्राएं, या छात्राएं तो बहुत कम होती थी, छात्र जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, तो वहाँ शिक्षा की पद्धति यही थी, परायण विधि। इसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति एक श्लोक पढ़ाकर सुना देता था, और बाकी बच्चे उस श्लोक को बार बार याद करते थे, रटते थे एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जब तक वह आपको पूरी तरह से याद नहीं हो जाएगा। अगर क्लास में मान लीजिए गुरुकुल में अगर 20 बच्चे हैं, तो 20 को जब तक पूरी तरह से वो पहला श्लोक याद नहीं हो जाएगा, तब तक वह अगले श्लोक पर जाते ही नहीं थे। और जब तक उस पहले श्लोक की व्याख्या, उसके नियम, उसके गुण, जब तक उसकी पूरी व्यवस्थाओं को समझ नहीं जाते थे, जब तक उस श्लोक को अच्छे से आत्मसात नहीं कर लेते थे, जान नहीं लेते थे, तब तक जो सिखाने वाले व्यक्ति होते थे वो आगे ही नहीं बढ़ाते थे। तो इसमें बहुत समय, ये मतलब टाइम टेकिंग वाली विधियां थी। तो इसमें परायण का मतलब होता है, जो परायण कराने वाला व्यक्ति होता था, परायण का मतलब होता है उसको अध्ययन कराने वाला व्यक्ति होता है, उसको पारायणिक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। ब्रह्मचारी पूर्वाभिमुख होकर कुशासन पर, मतलब एक आसन पर बैठकर बच्चों को सामने श्लोक का पाठ करवाते थे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा महर्षि पाणिनि वगैरह, या रामायण वगैरह में भी आप लोगों ने सुना होगा कि रामचंद्र जी अपने गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, है ना। कृष्ण भी गए थे सांदीपनी आश्रम में। ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने तथ्य सुने होंगे। तो उस तरह की व्यवस्थाएं होती थी, पर वहां पर समय एक होता था, उस समय में याद करने की टाइम ड्यूरेशन की बात होती थी। बस इतना है कि टाइम लगता था, पर जब तक सब लोग सीख नहीं जाते थे तब तक। परायण करते समय बीच बीच में अन्य विषयक वार्ता नहीं हो सकती थी। मतलब मैंने कहा ना आप लोगों को कि यहाँ पर अन्य विषय की कोई चर्चा नहीं होगी। अगर जब तक सभी को वह ये पहला श्लोक याद नहीं होगा, तब तक अगले श्लोक पर नहीं जाएंगे, अगली किसी बात पर चर्चा नहीं होगी। तो ये है प्राचीन विधि, परायण विधि। तो इसके बारे में कुछ लिखा गया और क्वेश्चन आता है कि इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने किया था। अब व्याख्या विधि, इसका प्रयोग किया था महर्षि पतंजलि ने, पर इसकी भी डिटेल अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, जब पूरा व्याख्या एक एक करके पढ़ाना शुरू करूंगा। पहले तो मैं आपको प्रश्नों के साथ जोड़ूंगा, उसके बाद ही पढ़ाना शुरू करूंगा। बस आप लोग ये देख लीजिए कि दिनेश सर आपको क्या बताना चाहते हैं। आइए अगला देखिए, एक प्रश्न आया हुआ ऐसा ही आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर में। देखिए, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से कौन सा होता है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैं सिलेबस पढ़ रहा था तब मैंने कहा था कि भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, लिखना पढ़ना बोलना सुनना। उनमें से ये पूछा है कि सीक्वेंस में 1 2 3 4 नंबर पर कौन आता है। तो उसके लिए देखिए, इसका आंसर तो हालांकि इन्होंने इसका आंसर दे रखा है आपको बोलना। आंसर क्या दे रखा है, इसको बोलना दे रखा है, ठीक है, बोलना है। परंतु इसको मैंने जब पढ़ाने का प्रयास किया तो देखो, इसको पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा है। यह है भाषा कौशल को बांटना। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी देखिए, LSRW ये सही सीक्वेंस होता है भाषा कौशल को सीखने के लिए। याद रखिए, LSRW ये सही सीक्वेंस होता है। L का मतलब होता है, LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, मतलब सुनना या श्रवण, स्पीकिंग मतलब बोलना या भाषण, रीडिंग मतलब पढ़ना या पाठन, और राइटिंग मतलब होता है लिखना या लेखन। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो होता है जो श्रवण होता है, मतलब जो ग्रहण करने वाला होता है, और कौन सा होता है जो अभिव्यक्त करने वाला होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति को अभिव्यक्त करने का साधन भी होता है। अभिव्यक्त मतलब होता है उसको, उसके बारे में बताना, उसको दर्शाना, ठीक है, कि वह कौन है और वो क्या है।
इसको कहते हैं अभिव्यक्ति, अपने आप को दर्शाना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो यहां देखिए श्रवण या सुनना, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखो दोनों अबोध ज्ञान के आधार होते हैं, कौन कौन से, दो कौन कौन से, तो पहला है श्रवण और पाठन। ये दोनों एक जैसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, ऐसा कहने का समझना बस। ये दोनों सुनकर ग्रहण करने वाले होते हैं। ये देखो, ये पढ़कर ग्रहण करते हैं और इसको सुनकर करते हैं, पर दोनों का उद्देश्य जो है, अवबोध जो है, वो ज्ञान के आधार होते हैं। दोनों का आधार क्या है, ज्ञान। ठीक है, भाषण और लेखन का आधार जो होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति होता है, और इसका दोनों अभिव्यक्ति के आधार होते हैं। अभिव्यक्ति के आधार होते हैं कौन कौन, भाषण और लेखन। मतलब आप के अंदर जितने भी विचार चल रहे हैं वो आप लिखकर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, या किसी को दे सकते हैं। मान लीजिए आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप लिख कर दे दीजिए। कई बार बच्चों से पूछते हैं ना स्कूल में कि आप बेटा किसी प्रश्न का उत्तर बताओ, तो कई बच्चे बोलते हैं सर मैं इसको बोलकर तो नहीं बता सकता, लिख कर बता सकता हूँ। तो वो अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बोलकर बता रहा है तो वो भाषण के माध्यम से आ जाएगा। पर जहां ज्ञान की बात होती है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे किसी टीचर को सुनते हैं और ज्यादा से ज्यादा किसी किताबों को या किसी व्यक्ति के विचारों को पढ़ते हैं, तो उसको पाठन और सुनना, ये दोनों जो होते हैं ये ज्ञान के आधार होते हैं या अवबोध के आधार होते हैं। और भाषण और लेखन ये अभिव्यक्ति के आधार होते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि भाषा कौशल में कौन से दो कौशल ऐसे होते हैं जो ज्ञान की अभिव्यक्ति कराते हैं, या ऐसा भी नहीं आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कौशल है जो ज्ञान की अभिव्यक्ति कराता है। अब चारों लिखे रहेंगे या तीन लिखे रहेंगे, है ना, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है और लिखना है। और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते जो, ये तो एक मेरा केवल मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए आया हूं यहाँ पर कि नोट्स मेरी कैसी बनी हुई है। ये एक प्रॉपर नोट्स बनी हुई है। अगर कोई बच्चा भी ध्यान से भी अगर पढ़े ना तो भी काम आसानी से हो जाएगा, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। दोनों देखो, श्रवण और पाठन दोनों का उद्देश्य ज्ञान ग्रहण करना। श्रवण भाषण कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए। अच्छा, भाषण और लेखन दोनों का उद्देश्य अभिव्यक्ति से होता है। पठन लेखन कौशल लिपि विज्ञान से जुड़े। देखो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ी थोड़ी चीजें दोनों में अलग अलग होगी, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। देखो बहुत अच्छे से अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से अगर इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको हर एक तरह का प्रश्न मिल जाएगा। पहले तो ये कि एक जैसी ज्ञान अभिव्यक्ति वाले कौन कौन से होते हैं, तो श्रवण और पाठन, दोनों का उद्देश्य ज्ञान ग्रहण होता है। परंतु श्रवण और भाषण कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े हैं। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन बदल गया है। यहाँ क्वेश्चन ये बदल गया है कि ध्वनि विज्ञान से कौन जुड़े हैं, ज्ञान ग्रहण करने से कौन जुड़े हैं, और ध्वनि विज्ञान से कौन जुड़े, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभिव्यक्ति से कौन जुड़े हैं और लिपि विज्ञान से कौन जुड़े, दोनों क्वेश्चन फिर अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाले, इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट बना के रखा है। अगर कोई इन दोनों को चीजों को ध्यान से भी समझ ले तो भी बन जाएगा। ठीक है, फिर से चाहे तो मैं आपको जब पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा तब और बता दूंगा, इसको एक बार और समझा दूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाया है, और इस क्वेश्चन में संधि के बारे में पूछा गया है। कौन सी संधि, मतेक में कौन सी संधि है, ऐसा पूछने का आशय हुआ है यहाँ पर। तो यदि आप लोगों ने संधि का नियम, मेरा जो सूत्र है, मेरा जो फॉर्मूला है, अगर वो ध्यान से पढ़ लिया तो समझ जाएंगे। अगर आप लोगों को स्वर की लाइन पूरी आती है, कंठस्थ है, तो आप स्वर संधि बना सकते हैं। और अगर आपको पूरे व्यंजनों को बहुत अच्छे से समझ लिया है और स्वरों के साथ में, तो आप व्यंजन संधि बना सकते हैं। विसर्ग में विसर्ग और व्यंजन संधि के नियम चलते हैं, आपको वो सीखना पड़ेगा। तो सीखने वाली बातें हैं, समय कम है पर सीखना ज़्यादा है, तो इसलिए आप ऑनलाइन का सहारा भी ले सकते हैं या ऑफलाइन का भी ले सकते हैं। कोई दोहमत या दोहराहे नहीं है। बस ये है कि आप अपने समय को कैसे बांट कर या बांध कर काम कर रहे हो, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि वो जो 50 और 60% वाला आंकड़ा है कि आपको इतने नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे, वो आंकड़ा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है बिंदु, उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है वृद्धि संधि। अब देखो वृद्धि संधि, देखो मेरे जो बच्चे हैं जिन लोगों ने मुझसे हिंदी पढ़ रखी है वो तो देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ डबल डंडी लगी है। उनको याद होगा कि दिनेश सर सूत्र के माध्यम से हिंदी में संधियाँ पढ़ाते हैं, और वो सूत्र के लिए मैंने बताया एक डंडी, दो डंडी, कोई डंडी नहीं, है ना। तो ये डंडी वाला जो फॉर्मूला है वो आपको भी मैं कभी सिखाऊंगा। देखिए क्या बोला है मैंने यहाँ पर, तो इस डबल डंडी वाली की थोड़ी सी बातें कर देता हूँ। तो यहाँ शब्द बना है मत,
प्लस एकता से। कैसे बना है? एकता से। संधि का नियम ये कहता है कि प्लस के पहले इधर व्यंजन जो है उसमें स्वर होना चाहिए और इधर डायरेक्ट स्वर दिखाई देना चाहिए। तो इधर स्वर दिखा है ए, ठीक है। अब इधर जो स्वर दिखा है अगर ए लिखूंगा तो इधर डबल डंडी लगेगी, ठीक है। इसको कहते हैं वृद्धि स्वर संधि का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि का नियम। अगर एकता लिखता हूं तो देखिए यहाँ डबल डंडी की बात कर रहा है, तो यहां से देखिए अ की बात करता हूं और इधर से ए की बात करते हैं। इधर प्लस के पहले अ हो और उधर ए या आई हो तो वो डबल डंडी में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ डबल डंडी में बदल जाएगा, ये हो जाएगा डबल डंडी की बात, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको बहुत डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा, इस पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, पेन टेप पर आऊंगा तब पढ़ाऊंगा। भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? तो आप लोगों को यहाँ आंसर भी दिखाई दे रहा होगा बड़ा आसानी से, आप लोग चाहे तो आंसर भी लगा सकते हैं। भारतवासी, तो भारत में वास करने वाले को क्या कहते हैं? भारतवासी। तो भारत में वास करने वाला मतलब तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा होगा? में की बात कर रहा है मतलब अधिकरण, सप्तम तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? अधिकरण सप्तम तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। द्वंद्व द्विगु कर्मधारय नहीं होगा क्योंकि भारत में वास करने वाले को भारतवासी कहते हैं। उसका विग्रह करके आसानी से निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर ये कहने का आशय है इनका कि करुणा का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा, प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको एग्जाम जीतना है, 30 में से 30 यहाँ पर प्राप्त करने हैं हिंदी में, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। वो पूछ रहा है कि पर्यायवाची है या नहीं है, मतलब प्रश्न अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो तुमसे ये सारी बातें बनेगी। उदारता, ये भी करुणा का पर्यायवाची होता है। दया भी होता है, सहानुभूति भी होता है। निष्ठुरता नहीं होता, ये तो क्रूर वगैरह का पर्यायवाची होता है, क्रूर, निष्ठुरता, है ना, ये होता है, ठीक है। निर्दयी वगैरह है ना, इनके होते हैं। तो ये निष्ठुरता, अब अगर बात करें तो निष्ठुर प्लस ता प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा भी ध्यान लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ या अगली जानकारी की तरफ। देखिए, भाषा अर्जित करना। अब ये जो भाषा शिक्षण है इसका एक टॉपिक ऐसा है जो कि पेडागॉजी में भी है, मतलब शिक्षा शास्त्र में भी है और हिंदी शिक्षा में भी है, हिंदी में भी है और उधर बाल विकास वाले में भी है, तो आप लोग वहाँ से भी समझ सकते। तो भाषा अर्जित करना खाली स्थान है, कठिन होता है? बिल्कुल नहीं, भाषा अर्जित करना कठिन नहीं होता है। तो ये तो आपका आंसर नहीं है ना, आप यहाँ पर नहीं लगाना आंसर। भाषा सहज मतलब स्वाभाविक होती है, सहज भी और स्वाभाविक। भाषा अर्जित करना सहज और स्वाभाविक होता है, ये इसका सही आंसर है। भाषा सीखने में बाधा होती है नहीं, समय की हानि होती है, ये तो सब चीज़ें उसमें नहीं होती। फिर भाषाएं अगर अर्जित करना है, देखो हम लोग बचपन से बहुत सारी भाषाएं सुनते रहते हैं और वो आसानी से हम लोग अर्जित करते चले जाते हैं। रोज रोज अगर वो हमारे साथ में काम में आ रही है, सुन रहे हैं, तो वो आसानी से हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न जो है मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ रखा तो जरूर है, पर यह प्रश्न मेरे हिसाब से संदेहपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जब मैं हिंदी में मतलब हिंदी भाषा का जब पेडो पढ़ रहा था या आप लोगों के लिए जब ये क्वेश्चन बना रहा था, तो उस समय मैंने जब देखा कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो है लगभग मेरे पास 8-10 सिद्धांत लिखे, उसमें से प्रश्न यहाँ ये होना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, कि शिक्षण का सिद्धांत नहीं है की जगह यहाँ पर होना चाहिए था इनमें से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है। क्योंकि ये तो जो होते हैं ये नियम है, ठीक है, समझ रहे हो। स्वाभाविकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत जरूर है, पर मूर्त से अमूर्त की ये विधि होती है भैया, ये भाषा विकास की विधियां है, ये सिद्धांत नहीं है ना, ये विधियां है। मूर्त से अमूर्तों की ओर, आगमन से निगमन की ओर, सरलता से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। तो ये जो ये विधियां है, ये नियम होते हैं, ये विधियां है। जबकि उसने प्रश्न में ये पूछा है कि सिद्धांत नहीं, और आंसर उसने निगम से आगमन की ओर दे दिया है, ये गड़बड़ कर दिया है। तो ये प्रश्न पूरी तरह से मुझे लगता है संदेहपूर्ण है, ठीक है। और अगर उस समय कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाए होते तो यहाँ पक्के उनको नंबर मिलते, क्योंकि ये प्रश्न गलत है। चलो अब इसकी जानकारी जो है, देखो मैं यहाँ पर आपको सिद्धांत पढ़ाकर बता दे रहा हूँ, ये मेरी नोट्स है, ठीक है। इस नोट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं भाषा के सिद्धांत, इतने नाम हैं, है ना,
स्किनर का सिद्धांत है, चॉम्स्की का सिद्धांत है, वाव वाव सिद्धांत है, पू पू सिद्धांत है, डिंग डोंग सिद्धांत है, यो ही हो सिद्धांत है, टाटा सिद्धांत है, लाला सिद्धांत है। ये तो कुछ ही सिद्धांत है, अभी और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने कुछ ही नाम बताए हैं। यहाँ देखिए, भाषा साधन है व्यक्तित्व निर्माण का, व्यक्तित्व की पहचान का या अस्मिता का विकास या सामाजिक संस्कृति पहचान का। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के, यहाँ से पढ़ देते हैं इसको, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसका कथन है, वाइगोत्स्की का है कि जीन पियाजे का। तो ये आप लोग जब पूरा डिटेल पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं और शुरू करेंगे। तो ये तो आप लोगों के लिए केवल एक इंट्रोडक्शन है हिंदी भाषा के परिचय को लेकर, या हिंदी भाषा जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है उसको लेकर, या हिंदी पैडों को लेकर। चलिए, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इतिश्री, जय हिंद जय भारत। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय